आज शांता जी अपनी ब्रांडेड कार, जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख के करीब होगी, अपने 2 बॉडीगार्ड और एक असिस्टेंट के साथ आज पूरे 5 साल बाद फिर उसी जगह पहुंच गई थी जहां से उनके बेटे बहू ने उन्हें भूख से तड़पते हुए और शरीर पर मैली कुचैली फटी हुई साड़ी में घर से निकाल दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। आज भी इस घर में अपने पति के साथ बिताए हुए वह खट्टी मीठी यादें तस्वीर की तरह उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। कितने प्यार से उन्होंने अपने उस आशियाने का नाम शांति स्वर्ग आशियाना रखा था। लेकिन बेटे बहू ने पिता के जाते ही उसे नर्क बनाने में जरा भी देर नहीं लगी। जिस बेटे बहू ने शांता जी को इस घर से बाहर फेंका था, तब उनके पास एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। सर पर छत तो दूर की बात है, लेकिन आज वह ऐसे ना जाने कितने ही घर खरीद सकती है, जिसका अंदाजा उनके बेटे बहू को भी नहीं है। घर के अंदर जाकर शांता जी के बॉडीगार्ड ने उनके बेटे बहू का सामान एक एक करके बाहर फेंक दिया। देखिए भाई साहब, आप ऐसे मत कीजिए, यह हमारा ही घर है, हमने किसी से धोखे से नहीं लिया है। शांता जी का बड़ा बेटा गिड़गिड़ाता हुआ बोला। वह आप हमारी मैडम से पूछिए, वह वहां बैठी है, उनसे बात कीजिए और हमें चुपचाप अपना काम करने दीजिए। शांता जी के दोनों बॉडीगार्ड बोले। आप लोगों पर हमारी मैडम ने केस किया है, वह यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहती है। दोनों बेटे बहुएं जैसे ही उस कार के पास बैठी मैडम के पास पहुंचे तो बोले, देखिए मैडम, कौन है आप और आपने हम पर केस क्यों किया है? ये हमारा घर है, आप कौन होती है हमसे छीनने वाली? शांता जी जैसे ही बेटे बहू की तरफ पलटी तो माँ को सामने देखकर सबकी आंखें फटी के फटी रह गईं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस माँ को उन्होंने इतनी बेदर्दी से छोड़ दिया था, आज वही माँ उनका काल बनकर उनके सामने खड़ी हो जाएगी। जो जख्म बेटे बहू ने उन्हें दिए थे, आज एक एक दर्द का हिसाब वह सुध समेत लेने वाली थी। तो यह बुढ़िया अभी तक जिंदा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारे ही घर को छीनने की? बड़ा बेटा आंखें दिखाकर बोला। तभी शांता जी के 2 बॉडीगार्ड जो उनके पास ही खड़े थे, एक जोर का तमाचा बेटे के गाल पर लगाकर बोले, तमीज से बात कीजिए, हमारी मैडम से आप जानते हैं कौन है? यह इस शहर के जाने मानी हस्ती में से एक है, लोग इनके आगे सर झुकाते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि ऊंची आवाज में आप इनसे बात तक कर सकें। अगर इन्होंने अभी एक फोन घुमाया तो आप लोग यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं रह पाएंगे। शांता जी अपने बॉडीगार्ड से गुस्से में बोली, ताला लगा दीजिए इस घर को और जल्दी काम शुरू करवाइए। मुझे 2 महीने के अंदर फैक्ट्री तैयार चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी कार में बैठी और वहां से अपने बंगले की ओर निकल गई। उधर जब बेटे बहू को माँ की काबिलियत की सच्चाई पता चली तो उन्हें अपने कर्म पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह सुबह उनके बेटे बहू गिड़गिड़ाते हुए उनके ऑफिस पर पहुंचे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग काका? प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। शांता जी के दोनों बेटे बहू अपने अपने बच्चों के साथ उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर वॉचमैन से शांता जी से मिलने की गुहार लगा रहे थे। आपको समझ में नहीं आता है क्या? बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं मैडम, अभी किसी दूसरी मीटिंग में बिजी है तो अभी बात नहीं कर सकती। दोनों बेटे शांता जी के ऑफिस के बाहर ही उनका इंतजार करने लगे। शांता जी ने अपने केबिन की विंडो से उन लोगों को अपने ऑफिस के बाहर बैठा देखा तो उनकी आंखों में खून के आंसू उतर आए। वॉचमैन शांता जी के केबिन में आया और बोला, मैडम, बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है, उन लोगों को मना कर दीजिए। शांता जी ने वॉचमैन की तरफ बिना देखे ही कहा, पर मैडम, वह बेचारे आपसे बार बार मिलने की गुहार लगा रहे हैं। अगर आप एक बार उनसे मिल लेती तो समझ में नहीं आता, आपको यह मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं कह दो। उनसे जाकर दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने ऑफिस के आगे भिखारी की भीड़ नहीं चाहिए, अब जाइए यहाँ से। रामू काका चुपचाप शांता जी के केबिन से चले आए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो शांता मैडम गरीबों की एक पुकार पर उनके मदद करने के लिए दौड़ी चली आती है, वह इन लोगों से आखिर क्यों नहीं मिलना चाहती। यह वही बेटे बहू थे जो शांता जी को अपने पास तक बैठने नहीं देते थे। एक दिन शांता जी बेटे के पास बैठी थी
तो उसने माँ को यह कहते हुए अपने पास से धक्का देते हुए कहा, माँ दूर रहा करो, आपसे कितनी बदबू आ रही है आपके अंदर से। वह दिन को सोचकर शांता जी की आंखें भर आईं और वह अतीत में खोई चली गई। हॉल में बैठे शांता जी के बेटे बहू खाना खा रहे थे तो रसोई में काम कर रही। शांता जी के पेट में भी भूख के मारे कुछ बुलाहट होने लगी तो उन्होंने जल्दी से काम समेटा और तेजी से आकर खाने के टेबल पर अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गई। तो उनकी बहू धमकाते हुए बोली, माँ जी, आपसे कितनी बार का है कि जब तक हम खाना खाकर ना उठ जाया करें, आप खाने को हाथ मत लगाया कीजिए। उठो अभी कुर्सी से और हमारे खाने के बाद सारी डाइनिंग टेबल समेटकर खाना खाया कीजिए। समझ में नहीं आता क्या? आपको शांता जी बेटे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो बेटे ने नजर नीचे झुका ली तो शांता जी चुपचाप खाने के टेबल से उठकर रसोई में आकर काम समेटने लगी। उनकी आंखों के कोर गीले हो गए थे। बेचारी डायबिटीज की मैरिज थी, इसलिए भूख भी ज्यादा लगती थी। शांता जी बार बार रसोई से झांक कर देखती कि बहू बेटे ने खाना खाया या नहीं। थोड़ी देर बाद वह रसोई में यह जमीन पर पेट पड़कर बैठ गई और इंतजार करने लगी। बेटे बहू के खाना खाने का उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाद आवाज आई, माँ जी बर्तन ले जाइए और साफ कीजिए डाइनिंग टेबल। शांता जी तेजी से आई और सारे बर्तन उठाकर रसोई में ले गई। तीनों कैश रोल को खोलकर देखा तो सब्जी रोटी सब खत्म हो चुकी थी। बस तीसरे कैस्ट्रॉल में एक मुट्ठी चावल पड़े थे। यह सब देखकर शांता जी की आंखों में आंसू आ गए। चावल खाते ही उनके घुटने और कमर दर्द बढ़ जाया करता था। वे चावल नहीं खाती थी, अपने लिए अब रोटी भी कैसे बनाए, क्योंकि बहू स्टोर से रोज उतना ही राशन निकाल कर देती है और तुरंत स्टोर पर ताला लगा देती थी। उन्होंने आंसू पोंछे और दूसरी गली में रहते बेटे बहू के पास गई तो देखा वह अपने कमरे में दोनों खाना खा रहे थे तो उनकी जान में जान सी आई। बेटा माँ को देखते ही बोला, माँ कम से कम खाना तो चैन से बैठकर खाने दिया करो, आते ही अपने खर्चे गिनाने लग जाती हो। शांता जी बड़ी नमन आंखों से बोली, बेटा 2 रोटी पर थोड़ी सब्जी रख कर दे दे, बहुत भूख लगी है माँ के। इतना कहते ही बहू ने मटर पनीर की सब्जी अपनी साइड में छुपा दी। माँ जी सब्जी तो नहीं है, थोड़ा पहले आना चाहिए था, रोटी खानी हो तो बताइए। शांता जी चुपचाप से 2 रोटी लेकर आने लगी तो फिर पलटकर पूछा, बहू थोड़ा दूध मिलेगा क्या? माँ जी आपको क्या लगता है कि छोटे बेटे के घर में क्या पैसों का झाड़ उगा है कि आर्डर देते ही सब अवेलेबल हो जाएगा, और अगर दूध आपको दे दूंगी तो मेरा बच्चा क्या पिएगा? बेटा भी झटकते हुए बोला, माँ कम से कम एक वक्त की रोटी तो चैन से खाना दिया करो। अब जाइए, यहाँ से सारा मजा खराब कर दिया खाने का, वरना ये रोटी भी छीन कर रख लूंगी। बहू ने शांता जी को आंख दिखाते हुए कहा। शांता जी अच्छे से जानती थी कि छोटी बहू का बच्चा इतना छोटा है कि वह अभी ऊपर का दूध नहीं पीता। शांता जी चुपचाप रोटी मुट्ठी में दबाकर वापस आ गई और रूखी रोटी पानी के साथ खाने लगी, क्योंकि बड़े बेटे बहू के यहाँ दूध आता ही नहीं था, क्योंकि वह दूध पीते ही नहीं थे। रोटी खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। रूखी रोटी बार बार उनके गले में अटक रही थी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब वह पति के जल्दी चले जाने पर घर घर काम करके बेटों के खाने का जुगाड़ करती थी। खुद भूखी रह जाती, पर बेटे को मजाल है जो एक रात भी भूखा सोने दिया हो। आज वही बेटे बहू उन्हें 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं खिला सकते। अपने पति की तस्वीर के आगे कर रोने लगी क्या? इसी दिन को देखने के लिए आप मुझे जिंदा छोड़कर गए थे? और शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे 2 आत्माओं का मिलन कहा जाता है, जहां 2 आत्माएं मिलकर एक हो जाते हैं। हमारी शादी के 30 साल पूरे हो गए थे। जिस दिन से पति का साथ मिला, एक अलग ही दुनिया मिली थी। जब से शादी हुई थी, हमारा रिश्ता दोस्ती का ही रहा था। हम दोनों हमेशा एक दूसरे को समझते थे। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। दोनों को मजबूरी में कहीं भी जाना पड़ता था, मगर एक दूसरे के बिना बहुत मुश्किल होता था। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। मेरा बचपन कितना अच्छा बीता था, बता नहीं सकती। माँ और पापा ने हम सभी भाई बहनों की बहुत अच्छे से परवरिश की, हमेशा अच्छी सीख दी। उनके पद चिन्ह पर चलने से ही हमारा विवाह जीवन इतना सुख में बीत रहा था। पीहर छोड़कर ससुराल आई थी
तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे रहूंगी, सब लोग कैसे होंगे। देखा तो जाना, ससुराल भी पीहर जैसा ही था। यहाँ तो सब लोग मुझे बहुत प्यार देते थे और प्रकाश जी ने तो पहली रात को ही मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आज से हम सुख और दुख के साथी हैं, दोनों बराबर का साथ निभाएंगे। हम दोनों का ही जीवन सादा जीवन, उच्च विचार होगा। हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताएं, बिना नहीं रह पाएंगे। हम दोनों का जीवन प्यार से भरा होगा। प्रकाश जी को इतना कहते ही कैसे शांता जी ने शर्मा कर अपनी नजर झुका ली थी। हम दोनों ही मस्त जिंदगी जिएंगे, ऐसे ही जीते जी बुढ़ापा भी गुजर जाएगा। हमारा साथ जिंदगी भर ऐसा ही बना रहेगा। हम 7 फेरों के सातों वचन दोस्त बनकर निभाएंगे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। शांता जी और प्रकाश जी का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। दोनों ही बेटे को अच्छी शिक्षा दी थी और अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। लेकिन एक रात प्रकाश जी बाजार से लौट रहे थे तो पीछे से किसी ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया और वह भरी दुनिया में शांता जी को अकेला छोड़कर चले गए। प्रकाश जी के जाते ही सब लोगों ने शांता जी से किनारा कर लिया था। शांता जी जो पति के जाते ही अंदर तक टूट गई थी और प्रकाश जी के पीछे रह गए। उनके दोनों बच्चे, अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ गई थी। घर घर काम करके बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई, खुद भूखी रह जाती। लेकिन बेटों को एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो भूखा सोने दिया हो। उनकी तपस्या रंग लाई और उन दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों बेटों को नौकरियों के बाद शांता जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी तो उन्होंने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके दोनों की शादी करवाई। बेटों ने शादी अपने पसंद से की थी, ने ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटों की शादी होते ही उनकी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इतने में ही बड़ी बहू उनके कमरे में आई और बोली, माँ की कल आपको रोहित के यहाँ छोड़ आऊंगी। आप तो जानती है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 महीने बाद आएंगे और प्लीज आप इतने रोहित के यहाँ शिफ्ट हो जाइए। इतना कहते हुए बहू नेहा ने अपने देवर को फोन मिला दिया। बिना यह जाने कि शांता जी की क्या मर्जी है। हेलो रोहित, कल मैं माँ जी को लेकर आ रही हूँ। तुम्हारे यहाँ माँ जी कुछ दिन वहीं रहेगी। हम दोनों ऑफिस की तरफ से टूर पर जा रहे हैं और मैं इन्हें यहाँ अपने घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। इतना कीमती कीमती सामान है, क्या पता कहीं बेच दिया तो। बहू की बातें सुनकर शांता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने उधर से जवाब दिया, भाभी शाम को सुजाता को लेकर आता हूँ, उधर आकर बात करता हूँ, ठीक है? फिर रात का डिनर तुम दोनों का यही रहेगा। ओके भाभी, मिलते हैं शाम को, कहते रोहित ने फोन रख दिया। तो शांता जी से बोली, रोहित आ रहा है, अपना सामान तैयार रखिए और उसके साथ चले जाएगा। ज्यादा आनाकानी करने की जरूरत नहीं समझी। अब बहू की ऐसी बातें सुनकर शांता जी को ऐसे लगा जैसे उनके सूखी रोटी गले में ही अटक कर रह गई हो। क्या ये माँ इनको चोर दिखती है जो इनके बाद उनके घर का सामान बेच देगी? उन्होंने जल्दी ही अपने आंसू पूछे और अपना सामान पैक करने लगी। शाम हुई। रोहित पत्नी सुजाता के साथ आया। खाना खाकर सब बैठे थे तो रोहित बोला, भाभी भैया कुछ दिन माँ को अभी यहीं रहने दीजिए। आजकल हम दोनों के ऑफिस में बहुत काम होता है। हम तो बबलू का भी ध्यान नहीं रख पाते, फिर माँ का ध्यान कैसे रखेंगे? कुछ दिनों की बात है। तो नेहा भड़क उठी, रोहित यह क्या है? हर बार तुम्हारा बहाना होता है। हमारी कोई जिंदगी नहीं क्या? क्या यह बुढ़िया हमारे जिम में ही एक पड़ी रहेगी? उनकी नोक झोंक देख शांता जी की आंखों में आंसू आ गए। सच ही है, समय बदलते देर नहीं लगती। कल तक यही बच्चे माँ की गोद के लिए झगड़ते थे, आज माँ को अपने साथ रखने से कतरा रहे हैं। जिंदगी में न जाने कब कौन सा मोड़ आ जाए, कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद तय हुआ कि माँ छोटे बेटे के यहाँ ही जाएगी। छोटा बेटा आंख चढ़ाता हुआ माँ को अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन वहां जाकर भी शांता जी को चैन की रोटी कहाँ मिलने वाली थी। पूरे दिन छोटी बहू के बेटे को संभालती और उनकी चाकरी करती फिरती, तब जाकर एक वक्त की रोटी उसे मिल पाती थी। शांता जी को छोटे बेटे के घर रहते रहते 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन बड़े बेटे बहू अभी तक नहीं आए।
तो छोटा बेटा माँ को एक दिन अपने साथ ले जाकर वृद्ध आश्रम छोड़ आया। शांता जी सोचने लगी, मेरी जिंदगी भी कैसी मोड़ पर आ गई है। मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहां से ना तो आगे चल सकती हूँ, ना ही पीछे हट सकती हूँ। हेमलता जी के सामने बैठी शांता जी ने उदास आंखों में आंसू लिए। बेटे का हाथ थाम रखा था तो रोहित बोला, मैडम जी माँ को समझाइए ना, मैं और मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं, इसलिए माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने आया हूँ। सिर्फ 6 महीने की बात है। विदेश से वापस आते ही माँ को ले जाऊंगा, नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। हेमलता जी ने मन ही मन सोचा, तुम समझ पाते बेटा, माता पिता बच्चों से कुछ नहीं मांगते, वह सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समय मांगते हैं और सम्मान चाहते हैं। बस क्या इतना ही भी नहीं दे सकते? मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एक और माँ धोखे की शिकार ना बने, बस इस बात का ध्यान रखना। हेमलता जी अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने शांता जी को समझाने की पूरी कोशिश की। शांता जी, आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे। आपकी हम उम्र की अनेक स्त्रियां हैं। आपका अच्छा समय पास हो जाएगा। इतने साल अपने बेटे के साथ बिताएं। कुछ महीने हमारे साथ बिताकर तो देखिए, अच्छा नहीं लगेगा तो आप जहां कहेंगे मैं खुद छोड़ आऊंगी, अपना हाथ बढ़ाते हुए आपका अन्य साथियों से परिचय करवा देती हूँ। कितनी खूबसूरत कढ़ाई है साड़ी पर, कहाँ से लिया? गलियारे से गुजरती बातें करती जा रही है हेमलता जी ने पूछा। मैंने खुद बनाया है। अच्छा, बेहद खूबसूरत है। आप हमारे अन्य साथियों को भी सिखाएगा? जी जरूर, शांता जी नम आंखों से बोली। शांता जी को सबसे मिलवाकर बिस्तर पर करवट बदल रही थी। हेमलता जी की आज आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब भी वृद्ध आश्रम में कोई नया सदस्य आता तो वह बेचैन हो जाती है। एक और माँ बच्चों के धोखे का शिकार हो रही है। खून को दूध बनाकर पिलाया, पर दूध शायद जहर बन गया। साइड टेबल पर रखे फोटो पर नजर पड़ी। वह भी शिकार हुई थी। अपने बेटे बहू के धोखे का इकलौता बेटा नौसेना में जाना चाहता था। बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हेमलता जी और पति राघव ने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए बेटे का वर्तमान सुधारने लग रहा था। बेटा आत्मनिर्भर हो जाए तो उनके घर का कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। पर सोचा ना था जिंदगी उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। इंजीनियरिंग करते ही नौकरी लग गई। बेटे का रहन सहन और तौर तरीके सब बदल गए। अपनी ही सीनियर ऑफिसर की बेटी के साथ शादी रचा ली। बिक गया, उनके हाथों पलट कर भी ना देखा। इस आघात को सहन नहीं कर पाए राघव जी और बीच मझधार में उसे छोड़कर चले गए। पोस्ट में क्लर्क की नौकरी करने वाले राघव जी के स्थान पर उन्हें नौकरी दे दी गई और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने लगी। तब उन्होंने निश्चय किया कि बेटों के धोखे का शिकार होने वाली महिलाएं बच्चों के लिए अनावश्यक हुए, माता पिता अनाथ महिलाएं और पुरुषों के लिए आश्रम स्थल बनाएगी। बच्चों को उज्जवल भविष्य देने की हमारी जिम्मेदारी है, तो बुढ़ापे में सहारा बनने की भी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन वही बच्चे अपना मतलब निकलते ही कूड़े की तरह माँ बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि शांता जी के बेटे ने अभी अभी उनके साथ किया। हेमलता जी अच्छे से जानती थी कि वह अब कभी पलटकर उन्हें यहाँ लेने नहीं आएगा। शांता जी का भी धीरे धीरे और औरतों के साथ मन लगने लगा। तो हेमलता जी ने सोचा कि शांता जी इतनी अच्छी कढ़ाई जानती है, तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाकर अपने वृद्धाश्रम में कढ़ाई का काम चालू कर दिया। कुछ समय में उनकी कढ़ाई का काम लोगों को इतना पसंद आने लगा कि अब उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। एक दिन शांता जी कमरे में लेटी हुई थी कि तभी किसी दूसरी महिला ने उन्हें आकर कहा, शांता जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। शांता जी खुशी से चहकते हुए कैमरे से बाहर दौड़ी चली आई। शायद वह अपने बेटों के लिए दौड़कर आई थी, लेकिन सामने बैठे नहीं कोई और था क्या? आप ही शांता जी हैं? जी हाँ, शांता जी धीरे से बोली। मैं एडवोकेट विनय शर्मा हूँ। आपके पति ने बहुत पहले शहर में एक प्लॉट खरीदा था। पूरे 5 बीघा जमीन है। वह सब आपके नाम पर है और आपका घर वह भी। प्रकाश जी ने जब वह जमीन खरीदी थी तो आपके ही नाम कर दिया था। वकील की बातें सुनकर शांता जी की आंखों में आंसू आ गए और उससे ज्यादा उन्हें हैरानी हुई। हमेशा कुछ न छुपाने का वादा करने वाले
प्रकाश जी ने इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं बताई है। शायद इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। तभी एडवोकेट शर्मा जी ने उन्हें एक लेटर दिया, जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय शांता जी, तोहफा जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें खुशी से फूले नहीं समाओगी। जानता हूँ तुम्हें धन दौलत से कोई लगाव नहीं, सिर्फ तुम्हें अपनों का प्यार और साथ चाहिए। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाए। और अगर मैं हमारी शादी की 50वीं सालगिरह तक जिंदा रहा तो हम यह सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे, और अगर नहीं रहा तो मेरा तोहफा तुम तक पहुंच जाएगा। और अगर हमारे बेटे तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाए तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे बिना आराम से जी सकती हो। लेटर पढ़कर शांता जी की आंखों में आंसू की नदियां बनकर बहने लगी थी। इतने में एडवोकेट शर्मा जी बोले, लेकिन मेम, अब आपकी उस खरीदी हुई जमीन पर एक हाईवे निकालने जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने वह जमीन खरीद ली है, जिसका मुआवजा आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। इतना सुनकर वृद्धाश्रम की सारी औरतें शांता जी के लिए तालियां बजाने लगी। जब बेटे बहू को माँ के बारे में पता चला कि जिस माँ को गरीब फकीर समझकर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, वह आज करोड़ों की मालकिन है। शांता जी ने कढ़ाई करने की फैक्ट्री खोली, जहां औरतों को रोजगार मिलने लगा। कुछ पैसे उन्होंने गरीब संस्था को दान कर दिए, जहां बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वह खुद उठाती थी। इसी काम से खुश होकर सरकार ने उनकी खूब सराहना की। धीरे धीरे शांता जी घर घर में महसूर होने लगी। आज वो इस काबिल थी कि उनके बंगले की कीमत खुद करोड़ों रुपए की है। एक दिन शांता जी ने अपने बेटे पर केस कर दिया। इसी कारण वो आज उनके आगे भीख मांग रहे थे। अपने लालच में चारों बेटे बहू शांता जी के कदमों में गिरकर बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, हमें माफ कर दीजिए। जो उसने आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। शांता जी समझ रही थी कि बेटे बहू के मुंह से आज शहद क्यों टपक रहा है। उन्होंने खुद को जल्दी संभालते हुए चपरासी से कहा, मैं नहीं जानती कौन है। यह इतने में वकील साहब भी वहां पहुंचे और उन्होंने उनके बेटे के हाथ में एक नोटिस पकड़ा दिया। नोटिस देखकर देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। जिस घर में तुम लोग रह रहे हो, वहां शांता जी एक गरीब महिलाओं के लिए फैक्ट्री लगाना चाहती है। इतना सुनते ही चारों बेटे बहू शांता जी के कदमों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, माँ, ऐसा मत कीजिए, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। शांता जी बोली, जब तुम लोगों ने नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी माँ इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगी, तो फिर मैं क्यों सोचूं। इतना कहकर शांता जी वहां से चली गई और चपरासी से बोलकर उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलवा दिया। मजबूरी में शांता जी के चारों बेटे बहू को घर खाली करके जाना पड़ा। माताजी ने उस घर को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल दिया, जहां गरीब लड़कियां अपनी सिलाई कढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होती थीं। आज शांता जी इतनी काबिल थी कि हर घर में वह शांता माई के नाम से जाने जाती थी। शांता जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा, बस अपनी उन्नति में आगे बढ़ती गई।